वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर बहुत ही शानदार आरओ, बीओ और पीसीएस 2024 के लिए एक प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में ये है सेट नंबर 21, ठीक है। इसमें हमने ज्योग्राफी के 190 प्रश्न अभी तक पढ़ लिए हैं, 190 जो प्रीवियस ईयर के हैं। तो यहाँ से पेपर में आपको चांस 100% है कि कोई ना कोई पेपर मतलब किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये रिपीट होंगे। तो अच्छे से इनको देखना है, समझना है और जानना है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से मैं शुरू करता हूँ ये श्रृंखला, ठीक है। चलिए 190 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हम बात करेंगे 191 से। देखो भाई, प्रश्न नंबर 191 आपके सामने है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है, ये पूछा है। देखिए, यहाँ जो हमें आंसर करना है या यहाँ जो आंसर दिया हुआ है ये उस समय के हिसाब से दिया गया है जब ये पेपर में सवाल आया था, ठीक है। मैं जो है आपको इसका आज का लेटेस्ट डेटा बता देता हूँ जिससे आपको ये समस्या समाप्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसका जो लेटेस्ट डेटा है आज का वो मैं यहाँ आपको शेयर कर देता हूँ कि आज का हमारे पास लेटेस्ट डेटा क्या है, ठीक है। तो देखो, चलिए बोर्ड पे चलते हैं। देखो, विद्युत में अगर मैं बात करूं कि बिजली में हम कैसे कैसे बिजली उत्पादित कर रहे हैं, विद्युत उत्पादन, चलिए बात करते हैं विद्युत उत्पादन की। तो बिजली का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे कैसे हो रहा है। तो देखो, विद्युत उत्पादन में पहला स्थान आता है भैया कोयले का। कोयले से हम सर्वाधिक बिजली बना रहे हैं। कितनी? जितनी भी बिजली बना रहे हैं उसका 49.1% यहीं से आ रहा है। सेकंड नंबर पे आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से जो है अभी हम 16.2% बिजली उत्पादित कर रहे हैं। फिर आता है जल, हाइड्रो पावर, जो हमने बड़े बड़े डैम बना रखे हैं वहाँ से जो हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो जल है 10.2% के आसपास। फिर आता है फोर्थ नंबर पे पवन, विंड टरबाइन जो है हमारे, वहाँ से 10.3%। और नाभिकी की अगर मैं बात करूँ फिफ्थ नंबर पे, मतलब फिफ्थ नंबर पे तो नहीं है लेकिन हाँ नाभिकी को भी देख लेते हैं क्योंकि वो पेपर में पूछता है। तो नाभिकीय ऊर्जा से जो बिजली उत्पादित हम लोग कर रहे हैं वो है केवल 1.6%। ये लेटेस्ट डेटा है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, कि आज के समय में बिजली उत्पादन करने में किसका कितना हिस्सा है। तो सबसे ज़्यादा कोयला, फिर सौर ऊर्जा, फिर जल, फिर पवन और फिर नाभिकीय। विद्युत उत्पादन का ये डेटा आप लोग याद रखना, पेपर में ये पूछ सकता है। और ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से निकाला है, डेटा बिल्कुल अपडेटेड है आज की तारीख तक, ठीक है। 25 दिसंबर 2023 तक ये डेटा अपडेटेड है। चलिए ठीक, तो इस सवाल का अब अगर पेपर में पूछता है कि इसका जवाब अब क्या होगा, नाभिकीय वाले का पूछ रहा था, है ना, नाभिकीय वाले का तो पूछ रहा था कि परमाणु शक्ति का। भाई परमाणु शक्ति और क्या है, परमाणु शक्ति जो है वो नाभिकीय ऊर्जा ही तो है। तो इसका अब जो हम जवाब करेंगे आज के अनुसार वो करेंगे 1.6%। हालांकि उस समय जब ये आया था तब इसका जवाब ये था, तब 3% था, अब ये घट गया है। अब कितना है, केवल 1.6। सही है, क्योंकि सौर ऊर्जा का बढ़ गया है तो इसका घट गया है, ऑब्वियस बात है। तो ये इसका जवाब है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्न कोयला एवं लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में से कौन सा कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर है। तो बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल या भद्रावती। चलिए सीधे सीधे इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर है साथियों वो है ऑप्शन डी, भद्रावती, ठीक है। भद्रावती जो कोयला क्षेत्र है ये कहाँ पर है, ध्यान रखना। भद्रावती जो कोयला क्षेत्र है साथियों ये है कर्नाटक में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी।
कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। एक तरफ बांध दिए हुए हैं, दूसरी तरफ दी हुई है नदी। बांध से पेपर में सवाल आता ही आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी, इवन आप वनडे एग्जाम भी देने जा रहे हो ना, यूपी पुलिस जैसा, यूपी कांस्टेबल जैसा या फिर दरोगा जैसा भी आप पेपर देने जा रहे हो, तो वहां पर भी बांध से सवाल आपको मिलेगा। तो देखो यहाँ पर सही बताना है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। चलिए देखिए, सरदार सरोवर बांध इस पर है, बिल्कुल सही बात है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, बिल्कुल सही है। बट जो तलैया बांध है ये कोनार नदी पर नहीं है, ये गलत दे रहा है। तलैया जो बांध है साथियों, ये आपको मिलेगा बराकर नदी पर। ये कहाँ मिलेगा? बराकर नदी, लिख देता हूँ, ये आपको बराकर नदी पर मिलेगा। और ये जो बराकर नदी है ये पड़ती है झारखंड के कोडरमा में। तो ये बांध आपको कहाँ मिलने वाला है? इसकी जो लोकेशन है वो है कोडरमा, झारखंड। ठीक है, बाकी सब सही मिले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? तो देखो साथियों, अगर मैं कोयले की बात करूं तो मूल रूप से कोयला 4 प्रकार का होता है, याद रखना। वैसे भी हो सकता है आप लोगों को पता हो। सबसे पहला होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। ये 4 तरीके का कोयला होता है। इनमें एंथ्रेसाइट कोयला सबसे बढ़िया और पीट कोयला सबसे घटिया। बेसिक बात है, ध्यान रखना। भारत में कौन सा मिलता है? तो भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है। कुछ जगह लिग्नाइट भी मिलता है। लिग्नाइट कहाँ मिलता है? तो ध्यान रखना, लिग्नाइट एक ही जगह से मिलता है और वो है तमिलनाडु का नावेली, वहीं से मिलता है। अब इसका जवाब आप आसानी से कर लोगे। लिग्नाइट कोयला कहाँ से मिलेगा? तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ मिलेगा? नावेली। नावेली नामक जगह से आपको प्राप्त होगा लिग्नाइट प्रकार का कोयला भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला मिलता है? तो याद रखना, बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा है, सही है। और नावेली कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। एंथ्रेसाइट भी मिल जाता है। एंथ्रेसाइट कहाँ मिलता है? चलिए थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एंथ्रेसाइट जो कोयला है भारत में, ये आपको मिलेगा कारगिल में। ये आपको कारगिल में प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, कब की गई थी, ये आपको बताना है। चलिए, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र, देखो भैया, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र जो लगाया गया था, ये लगाया गया था पश्चिम बंगाल के सिद्रापोंग में। पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है सिद्रापोंग, वहाँ पर सबसे पहला विद्युत संयंत्र लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1897 में। ये जो सिद्रापोंग है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दार्जिलिंग में। ठीक है, तो दार्जिलिंग में सबसे पहले बिजली आई भारत में 1897 में, क्योंकि जब पहला जल विद्युत संयंत्र वहाँ लगा तो सबसे पहले बिजली भी कहाँ आई होगी? दार्जिलिंग में। तो आप लोगों को याद रखना है कि भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ आई है? भारत में सबसे पहले बिजली आई है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। कब आई है? 1897। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? पहला तेल कुआं, तो भैया भारत में पहला तेल कुआं जो है ये खोदा गया था 1866 में। भारत में पहला तेल कुआं कब खोदा गया था? 1866 में खोदा गया था। कहाँ खोदा गया था? असम के डिगबोई में। असम के डिगबोई में पहला तेल का कुआं 1866 में खोदा गया। हो सकता है कोई बुक आप पढ़ो वहाँ पर दे असम का माकुम क्षेत्र, तो कुछ किताबों में ये भी मिलता है असम का माकुम क्षेत्र, लेकिन आयोग मानता है डिगबोई। तो भैया जैसा कि हम आयोग को फॉलो करते हैं,
आयोग जो सही मानेगा हम उसी की बात करेंगे। आपका क्या ज्ञान है ये कोई मैटर नहीं करता, जो आयोग कहेगा वही सही माना जाएगा। 197 देखिए, किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, ये आपको बताना है। चलिए, गेहूं, चावल, तिलहन या गन्ना? जवाब इसका आसान है, जवाब है इसका साथियों गन्ना। गन्ना के बारे में मैंने आपको पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं कि गन्ना जो है लगभग 18 महीने में होता है। गन्ने के उत्पादन के लिए बहुत सारा पानी इसकी आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में चूंकि जलोढ़ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है, इसीलिए धीरे धीरे करके भारत से गन्ने का उत्पादन, उत्तर भारत से गन्ने का उत्पादन कम हो रहा है और दक्षिण भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि दक्षिण भारत में पाई जाती है काली मिट्टी और काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है। इस वजह से सिंचित क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करेंगे तो वो सबसे महत्वपूर्ण फसल है साथियों गन्ना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 198, देखो ये जितने भी वन लाइनर सवाल हम यहाँ देख रहे हैं ना, ये हर एग्जाम के लिए जरूरी है। पीसीएस में भी आएंगे, आरओ में भी आएंगे, बीओ में भी आएंगे, यूपी का कोई वनडे एग्जाम दोगे तो वहां पर भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ये तो आने ही आने हैं भैया, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये तो आने ही आने हैं। तो वन लाइनर जितने भी हैं यहाँ पर, इनको आप वनडे एग्जाम्स के लिए भी प्रीफर कर सकते हो। अगर आप यूपी का कोई एग्जाम देख रहे हो, जैसे अभी पुलिस चल रहा है, तो इस सीरीज में जो वन लाइनर सवाल हैं वो वनडे एग्जाम के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने पीसीएस और आरओ के लिए हैं, तो आप इन्हें देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सवाल है, कौन सा खनिज केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है? बहुतायत का मतलब है बहुत ज्यादा पाया जाता है, ये आपको बताना है। कौन सा खनिज है जो केरल में बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा? चलिए देखिए भाई, तो केरल में, केरल का जो समुद्र तट है वहां पर जो बालू पाई जाती है ना, केरल के समुद्र तट पर या केरल की समुद्र तटीय बालू में एक महत्वपूर्ण खनिज पाया जाता है जिसका नाम है मोनोजाइट। ठीक, तो मोनोजाइट नामक जो खनिज है ये आपको कहाँ मिलेगा? केरल में मिलेगा सर्वाधिक मात्रा। और अगर हम इसके अतिरिक्त देखें, हम बात करें टिन की, टिन कहाँ मिलेगा भैया सबसे ज़्यादा? तो अगर हम टिन की बात करें साथियों, तो टिन का उत्पादन वर्तमान समय में, मैं ये उत्पादन आपको बता रहा हूँ, वर्तमान समय में टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है साथियों छत्तीसगढ़। ठीक है। मैंगनीज की अगर मैं बात करूं कि मैंगनीज का वर्तमान समय में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। अब्रक की बात करूं, अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश। ठीक, और एक खनिज और है जो पेपर में अक्सर करके पूछ सकता है आपसे, वो है यूरेनियम, कि भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन आज के समय में कौन कर रहा है भाइयों? तो यूरेनियम का आज के समय में 2023 में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है आंध्र प्रदेश। याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। टिन में छत्तीसगढ़, मैंगनीज में मध्य प्रदेश, अब्रक में आंध्र प्रदेश और यूरेनियम में आंध्र प्रदेश। ये सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं, ध्यान रखना, भंडारक राज्य से अलग है। मैं यह बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन के हिसाब से। चलो, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन बनाया गया है? पत्तन मतलब एक नया बंदरगाह। ठीक, चलिए देखते हैं। तो मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया साथियों? ऑप्शन है एन्नौर, ऑप्शन बी है हल्दिया, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है पारादीप, ऑप्शन डी है नहाशेवा। देखो भाई, इसका जवाब क्या होगा? चलिए, इसका जवाब अगर हम देखेंगे साथियों, तो जवाब इसका ये होगा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में बनाया गया है। याद रखना,
ठीक है, जिसका पुराना नाम नहाशेवा भी है। ये जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह की बात करूं तो इस बंदरगाह के जस्ट सामने आपको मिलती हैं एलिफेंटा की गुफाएं। जस्ट इसके सामने, इसके बिल्कुल सामने आपको मिलेंगी एलिफेंटा की गुफाएं। पारादीप बंदरगाह की बात करूं तो ये मिलेगा ओडिशा में, और हल्दिया बंदरगाह की बात करूं तो ये मिलेगा आपको बंगाल में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि एन्नौर बंदरगाह आखिरकार किस स्थान पर है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, एक बार मैं आपको ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दिखाना चाहता हूँ कि आप एक बार देख लो कि मैंने जो बताया वो क्या स्थिति है। चलिए मैप पर थोड़ा देख लेते हैं। इंटरनेट हमारा साथ बिल्कुल दे रहा है हमारा इंटरनेट साथ। चलिए जरा आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे एलिफेंटा। चलिए एलिफेंटा केव्स के जस्ट सामने आपको दिखाई देगा विशाल जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देखो भाई, ये जो आप बीच में इलाका देख रहे हैं ये इलाका है एलिफेंटा केव्स। ठीक है, और इसके जस्ट सामने जो आपको बंदरगाह दिख रहा है, जो आपको दिखाई दे ही रहा होगा, इस बंदरगाह का नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या है, नहाशेवा। शायद आपको दिख रहा हो, देखो ये है। ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ा मैं जूम करूंगा तो यहाँ पर आपको जहाज भी खड़े हुए दिखाई दे जाएंगे। अब देखो आप, ये है एलिफेंटा केव्स और ये है सामने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। मैं जूम करूंगा तो ये आपको संभवतः यहाँ जहाज भी दिखाई दे जाएं जो सामान को लाद और उतार रहे हैं। देख रहे हो ना, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा याद रखना। ये देखो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जो इन पे लोड हो रहे हैं। ठीक, चलिए वापस लौटते हैं सवाल पे। तो ये हमारा क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे ज्यादा है? देखिए हाईवेज की बात करें तो हाईवेज बेसिकली दो तरीके के होते हैं, याद रखना। पहला होते हैं नेशनल हाईवे, दूसरा होते हैं स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे कौन बना रहा है? ऑब्वियस बात है केंद्र सरकार बना रही है। और स्टेट हाईवे किसके अधीन होते हैं? राज्यों के अधीन होते हैं। अब यहाँ पर यही पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा स्टेट हाईवे किस स्टेट में है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। चलिए अगर हम इसका आंसर देखें साथियों, इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। याद रखना, स्टेट हाईवेज का सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लेकिन अपना यूपी भी बिल्कुल पीछे नहीं है। यूपी की हम बात करेंगे साथियों तो यूपी में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे है, सर्वाधिक एक्सप्रेस वे। ठीक, यूपी में एक्सप्रेस वे की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे बहुत सारे एक्सप्रेस वे हमारे यहाँ पर। ठीक, मैं कुछ के नाम यहाँ लिखता हूँ और आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताना कि ये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारे पास ताज, या इसे कहते हैं यमुना एक्सप्रेस वे। ठीक है, दूसरा है हमारे पास आगरा लखनऊ। ये तो अभी तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है यार, जब नाम ही आ गया आगरा लखनऊ तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तीसरा है हमारे पास पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। चौथा है हमारे पास बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। और पांचवा एक्सप्रेस वे जो हम लोग बना रहे हैं वो है गंगा एक्सप्रेस वे। और गंगा एक्सप्रेस वे साथियों सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा भारत का। करीब करीब 650 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई होगी। मैं आपको बता दूं कि गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा मेरठ से प्रयागराज, और आगे योजना है कि इसे मेरठ से आगे बढ़ाते हुए हम हरिद्वार तक लेकर के जाएंगे। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी एक्सप्रेसवे हमें जमीन पर भी दिखाई देने लगेगा। तो गंगा एक्सप्रेसवे, इस तरीके से टोटल हमारे पास 5 एक्सप्रेसवे हैं यूपी में, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। चलो आगे आ जाओ। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा के तट पर अवस्थित है? ओडिशा में कौन सा बंदरगाह है ये पूछ रहा है। सिंपल सा प्रश्न है, वन लाइनर, आप इसको कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं। देखिए हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है? ये है भैया बंगाल में, कलकत्ता। मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में।
पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? ये है ओडिशा में, ठीक। और विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आखिरकार विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है। अब ये पूछ रहा था ओडिशा में कौन सा है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा पारादीप। कमेंट करके बताना विशाखापट्टनम कहाँ पर है, ठीक है। चलिए, आसान है, कर लोगे यार, बहुत इजी प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पौंग बांध के जल का उपयोग करती है, ये पूछ रहा है। तो देखो, अगर मैं इस बांध की बात करूं कि कौन सी नदी व्यास नदी के पौंग बांध के जल का उपयोग करती है, ऑप्शन इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पोचमपात परियोजना, मयूराक्षी या नागार्जुन। देखो, इसका जो आंसर है साथियों वो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं। इसका जो आंसर है वो है इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना जो है ये निकाली गई है पंजाब में हरिके बैराज से। पंजाब में हरिके बैराज से इस परियोजना को निकाला गया है, क्योंकि हरिके बैराज में ही क्या होता है, सतलज और व्यास आपस में मिल जाती है, और जहाँ पर ये दोनों मिल जाती हैं वहीं पे बना हुआ है हरिके बैराज। और इसी हरिके बैराज से निकाली गई है भारत की सबसे लंबी नहर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। पहले इसका नाम राजस्थान नहर हुआ करता था, बाद में इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया है। ये नहर पूरे पश्चिमी राजस्थान को, जो कि बेहद ही सूखा इलाका है, उसको पानी की सप्लाई करती है। तो इस लिहाज से ये नहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस भी अगर हम देखें, चलिए बाकी के ऑप्शन अगर हम देखें, चलो मैं अगर बात करूं कि पोचमपात परियोजना कहां पर है साथियों, या किस नदी पर है, तो ये आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर। ये कहां पर है? गोदावरी नदी। और ये गोदावरी नदी कहां मिलेगी आपको? आंध्र प्रदेश में मिलेगी। मयूराक्षी परियोजना की बात करूं तो ये है मयूराक्षी नदी पर, मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी नदी कहां पर है? ये है साथियों झारखंड में, आप लोग याद रखना, ठीक है। नागार्जुन सागर की बात करूं तो ये है कृष्णा नदी पर, और स्टेट है इसका तेलंगाना, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख परियोजनाएं और उनकी लोकेशन, इनको भी आप लोग देख लेना, पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल या उत्तरी सरकार? देखिए, अगर आपको ये देखिए तट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कौन सा तट कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे। देखो, कोच्चि, कोच्चि कहाँ पर है? केरल में। तो ये पूछ रहा है केरल का बंदरगाह, मतलब केरल का जो समुद्र तट है उसका नाम क्या है, ये पूछ रहा है, सीधी बात ये है। तो देखो, केरल का जो समुद्र तट है इसे कहते हैं मालाबार। केरल के समुद्र तट का क्या नाम है? मालाबार। गोवा के समुद्र तट का क्या नाम है? कोंकण। तमिलनाडु के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? उत्तरी सरकार, ठीक है ना। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कनारा तट आपको कहाँ मिलेगा, लिख देता हूँ। कनारा तट कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में, ठीक है। काठियावाड़ कहाँ मिलेगा? काठियावाड़ तट आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा मुंबई में, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक। हाँ, काठियावाड़, काठियावाड़ तट कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा। कनारा तट कहाँ मिलेगा? कर्नाटका में मिलेगा। और एक और देख लो इसमें, इंपॉर्टेंट है ये, आपने एक और देख लो इसमें, जो कि है बेंगा, बेंगा तट। बेंगा तट कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा बंगाल में। तो इन सबको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे तट पेपर में पूछे जाते हैं। अब केरल का पूछ रहा है तो केरल का जवाब क्या हो जाएगा? मालाबार हो जाएगा, सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कोंकण रेलवे, देखिए कोंकण रेलवे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो बहुत ही सुंदर जगह है और दूसरा इंडियन रेलवेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे देखिए इसका आंसर आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। कोंकण रेलवे जाती है साथियों रोहा से मैंगलोर, बस इतना याद रखना। कोंकण रेलवे, लोग कोंकण रेलवे को घूमने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए इसमें जाते हैं।
क्योंकि बहुत सारे पुल पड़ते हैं, बहुत सारी गुफाएं इसमें पड़ती हैं, सुरंग शायद 150-200 के आसपास सुरंगें हैं, इतने ही पुल भी हैं। तो बहुत ही सुंदर एक नज़ारा है जिसको लेने के लिए लोग कोंकण रेलवे की यात्रा करते हैं। आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है दूध सागर वाटरफॉल जो गोवा में पड़ता है। अगर आप वाया ट्रेन गोवा जाओगे तो रास्ते में ये पड़ेगा। तो बहुत सुंदर जगह है, कुल मिला के पॉइंट ये है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, ये आपको बताना है। ये 2 सवाल हैं, देखिए इनको। प्रश्न नंबर 105 और 106। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? न्यूमूर, कार निकोबार, अंडमान और लक्षद्वीप। देखो भाई, प्रवाल, देखिए प्रवाल जो द्वीप होता है ये प्रवाल द्वारा निर्मित होता है। मूंगा के द्वारा निर्मित होगा ये, उस द्वीप को हम कहेंगे प्रवाल द्वीप। अब देखो आंसर जो है इसका साथियों वो बहुत ही सिंपल है, वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो मूंगा निर्मित है। मूंगा एक जीव होता है समुद्र में जो उथले पानी में रहता है। उथले पानी का मतलब है कि गहरे पानी में नहीं रहता, ऊपर ऊपर ही रहता है। और गर्म पानी आपको कहाँ मिलता है? भूमध्य रेखा के आसपास। तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक, आंसर इसका ये हो जाएगा। बाकी जो इसमें ये जो दिया हुआ है ना एक ऑप्शन न्यूमूर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है, ध्यान रखना। न्यूमूर, कभी आप मैप पर डालना न्यूमूर गूगल मैप पे, और वहाँ आप देखना कि न्यूमूर जो है आपको इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ठीक नीचे मिलेगा। ये द्वीप पहले नहीं था, बाद में आ गया, और आया भी ऐसी जगह कि बिल्कुल बॉर्डर पे। तो इसी वजह से न्यूमूर जो द्वीप है वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित जगह है। लोकेशन ही कुछ ऐसी है, सीमा पर है, तो इंडिया कहता है हमारा है, बांग्लादेश कहता है हमारा है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के जैसे यहाँ खींचातानी नहीं है, वीरान द्वीप है, ना हमारा वहाँ कोई आदमी है ना बांग्लादेश का। लेकिन हाँ सीमा पर है तो जैसे थोड़ा सा विवादित है। पेपर में पूछ लेता है कि न्यूमूर द्वीप किन देशों के बीच विवाद का कारण है, तो भारत और बांग्लादेश, याद रखना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत। देखिए मुझे याद है कि पिछली क्लास में मैंने इन सभी पर्वतों की स्थिति और ये किस सीमा पर है ये भी मैंने बताया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और मैंने उस वक्त बोला था कि इनको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो बिल्कुल प्रीवियस ईयर में आया हुआ है समीक्षा अधिकारी में। अब इसका जवाब आपको बताना है, फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा सीमा बनाने वाला पर्वत है। इसका जवाब है पेरिनीज। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि एपेनाइन्स कहाँ पर है, आल्प्स कहाँ पर है और जूरा कहाँ पर है। पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि ये कहाँ पर है और किन देशों की सीमा बनाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है भैया, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न, एक तरफ सूची फर्स्ट दी हुई है, एक तरफ सूची सेकंड। आपको बताना है किस प्रकार के ये पर्वत हैं हमारे पास, आल्पस, वासजेस, विंध्य या फ्यूजियामा। चलिए मिलाते हैं। देखो आल्पस जो पर्वत है साथियों, आल्प्स जो है ये एक वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत वैसा ही जैसा हमारा हिमालय है, ध्यान रखना हिमालय भी वलित पर्वत है। वासजेस जो पर्वत है ये भ्रंशोत्थ पर्वत है, वैसा ही जैसा हमारा पश्चिमी घाट है। विंध्य जो है ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, वैसा ही जैसा अरावली है। और फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। भारत में मुख्य भूमि पर तो ज्वालामुखी पर्वत ना के बराबर है। अंडमान निकोबार में कुछ ज्वालामुखी द्वीप है, जैसे आपने नाम सुने होंगे नारकोंडन है ना, एक नारकोंडन है और एक और है अंडमान निकोबार में एक द्वीप है ज्वालामुखी से बना हुआ है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना वो कौन सा द्वीप है। एक तो नारकोंडन है, एक और है ज्वालामुखी निर्मित है। तो ये इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, यानी ऑप्शन बी। तो ये हुई आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ
हमेशा की तरह आपको इसमें नई जानकारियाँ मिली होंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।